मैं खड़ा हूँ इस वक्त छाता विधानसभा के कोसी कला में और यहाँ पर मैं कुछ युवाओं से पूछता हूँ कुछ गंभीर और गर्म मुद्दों पे क्वेश्चन कि हाँ जी बताएं क्या नाम है आपका। मेरा नाम हरिवल्लभ है। हरिवल्लभ ये बताएं कि धार्मिक ध्रुवीकरण बनाम जातिगत गोलबंदी में से इस चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सत्ता में आने के बाद तो लोगों के विकास की बात होनी चाहिए, ना कि जातिगत की। और जो सत्ता में आसीन होता है वो मुख्यमंत्री एक जनता के ऊपर पिता के समान होता है और उसकी नज़र में ये सारी जाति वाले जो होते हैं वो एक बच्चे के समान होते हैं। अब पिता के लिए बच्चे तो सब बराबर ही हैं, तो उनके लिए उनकी आगे की रूपरेखा बना के उनके विकास की व्यवस्था बनानी चाहिए, ना कि जातिगत या ध्रुवीकरण। आइए आप बताएं, धार्मिक ध्रुवीकरण या जातिगत गोलबंदी चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, ये तो हर चुनावों की बात है कि धार्मिक ध्रुवीकरण भी होता है और जातिगत गोलबंदी भी की जाती है। लेकिन जैसा कि जो पार्टियां हैं जैसे समझ रही हैं कि जनता अब जागरूक नहीं है, जनता काफ़ी जागरूक है, तो वो सिर्फ जो वोट करेगी वो विकास पर वोट करेगी। जो व्यक्ति जो प्रत्याशी विकास की बात करेगा उसको वोट मिलेगा, जो विकास की बात नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा, चाहे पार्टियां ध्रुवीकरण की कोशिश करें चाहे जातिगत गोलबंदी की कोशिश करें। हाँ जी आप बताएं, आपकी क्या राय है इसमें। निश्चित रूप से जहाँ तक धार्मिक ध्रुवीकरण की बात है, इसका भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से लाभ मिलता रहा है और लगता है कि चुनाव में भी उसे लाभ मिलेगा। हाँ जी आप बताएं, आपकी क्या राय है, जातिगत गोलबंदी या धार्मिक ध्रुवीकरण। ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये अपनी अपनी लोग देखें कि हमें किसके राज्य में ज़्यादा सेफ्टी मिल रही है, किसके राज्य में हमारी या हमारे परिवार की रक्षा हो रही है और किसकी वजह से हम जो है सारी व्यवस्थाएं होती हैं घर परिवार में, और मेरे हिसाब से उसी राजा को चुनना चाहिए जो सभी प्रजा के बारे में बराबर सोच रखता हो। हाँ जी बताएं, बढ़ती हुई महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं। महंगाई किसी के हाथ में नहीं है। महंगाई अगर बढ़ती है तो महंगाई तो पब्लिक को दिख जाती है, लेकिन क्या पब्लिक की सैलरी नहीं बढ़ती। पहले जब आदमी की इनकम इतनी नहीं थी, आज बढ़ी हुई है तो आगे भी बढ़ेगी। वो तो एक नियम है, जैसे जैसे समय बदलता जाएगा सैलरी भी बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ेगी। ये सरकार के हाथ में नहीं है। हाँ जी आप बताएं। देखिए, महंगाई तो हमेशा से बढ़ती रही है और धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी आगे आती रहती है, लेकिन जो सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। यदि एक अच्छा रोजगार हो, प्रति व्यक्ति आय अधिक हो तो महंगाई इतना परेशान नहीं करती। लेकिन जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती चली जाएं और प्रति व्यक्ति आय कम होती चली जाए या स्थिर रहे तो वहाँ पर महंगाई परेशान करने वाली बात होती है। तो सरकार यदि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती, कम से कम कुछ इस तरह के उपाय करे जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके और वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके, जिससे कि वो महंगाई जो बढ़ रही है वो उनको ज़्यादा दिक्कत ना पहुँचाए। हाँ जी आप बताएं। जहाँ तक रोज़मर्रा की आवश्यकता की बात है, जैसा कि एलपीजी सिलेंडर पे देखा जा रहा है, पिछले 3-4 सालों में ही सिलेंडर के दाम जो डबल हो चुके हैं, दुगने हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को इस तरफ कदम उठाना चाहिए। तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी। अगर महंगाई की तरफ से देखा जाए तो ये एलपीजी सिलेंडर की जो महंगाई है इसका असर बीजेपी सरकार पर पड़ने वाला है। हाँ जी आप बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी। देखिए, इसमें मुश्किल बढ़ने और घटने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब भी नई सत्ता आती है उनका एक बजट पास होता है। किसके शासनकाल में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर रही। माया के शासनकाल में प्रशासन पर पकड़ उसकी अच्छी थी, लेकिन जो निस्त नाबूद किया है वो योगी के शासनकाल में हुआ है। हाँ जी आप बताएं। निश्चित रूप से योगी सरकार की। हाँ जी आप बताएं। इस बात में कोई शक नहीं है कि योगी सरकार में सबसे ज़्यादा आपराधिक तत्वों पे लगाम लगाई गई। आइए आप बताएं। योगी देखिए, माया अखिलेश जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब से पहले जो भी सरकारें आई हैं कानून की पकड़ उनकी भी मजबूत थी और क्राइम करने से लोग डरते थे, लेकिन जब से ये बाबा आए हैं ना तब से तो सब लोग सुखी हैं, चैन में, क्राइम कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ है। बिल्कुल 100% कंट्रोल। कोरोना के दौरान सरकार के मैनेजमेंट में लोगों की मदद की गई, तो सरकार पास हुई या फेल। पास हुई है, हर प्रकार से पास हुई है। काफी मदद की है सरकार ने, जैसा संभव हो सका है। आज भी वो दे रहे हैं, आज भी वो इस समय काफी मदद दे रहे हैं। हाँ जी आप बताएं। पहली बार कोरोना जैसी समस्या सरकार के सामने आई, लेकिन फिर भी सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर इस पे काबू पाया। हाँ जी आप बताएं। जैसा कि हमने सभी ने पूरे देश में देखा था, जैसे ही कोरोना ने एकदम से पैर पसारे थे तो सरकार ने एकदम पूरी एक्टिव होकर के सभी लोगों की मदद की थी। इसके हम प्रत्यक्ष 5 साल का शासनकाल किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत कम होता है। उसमें से 3 साल तो योगी महाराज के केवल कोरोना को कंट्रोल करने में लग गए, तो ये बहुत बड़ी जीत है उनकी। कोरोना पे भी कंट्रोल किया और 2 साल में प्रदेश पे।
राम मंदिर निर्माण से बीजेपी को फायदा मिलेगा? फायदे या नुकसान की बात नहीं है, ये एक आस्था और अध्यात्म से जुड़ा हुआ सवाल है जिसको बीजेपी ने बराबर बखूबी पकड़ा। उसने मतलब पब्लिक की जो धार्मिक भावनाएं थी उसकी नब्ज पे हाथ रखते हुए उसको बराबर उसको बनवाया और उसका स्वाभाविक बात है कि उसको डेफिनेटली फायदा मिला। हाँ जी, आप बताएं। पूर्व सरकारों ने जिस तरह से राम मंदिर के साथ या हमारे धार्मिक मूल्यों के खिलाफ जिस तरह से विरोध किया है और जिस तरह से व्यवहार किया उसको देखते हुए योगी सरकार ने जो पहल दिखाई है अयोध्या में और राम मंदिर के लिए वो काबिल तारीफ है और डेफिनेटली इसका फायदा सरकार को मिलने वाला है। हाँ जी, आप बताएं, क्या राम मंदिर से बीजेपी को फायदा मिलेगा? इस बात में कोई शक नहीं है क्योंकि बीजेपी का हमेशा से मुद्दा राम मंदिर रहा है और राम मंदिर की जैसे कि शुरुआत हो चुकी है बनने की, तो इसका निश्चित रूप से उसे फायदा निश्चित रूप से। हाँ जी, आप बताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो सनातन धर्म को मानता है और काफ़ी वर्षों से कई सरकारें आई जो राम मंदिर के मुद्दे पर काफ़ी जो है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा सारी बातों का निचोड़ यही है कि 100% लाभ मिलना भी चाहिए। मिलना चाहिए। 3 नए कृषि कानून जो बीजेपी ने वापस लिए वो बीजेपी के पक्ष में रहे या खिलाफ में रहे? किसी गंभीर बीमारी के लिए डॉक्टर जो दवा देता है वो अमूमन कड़वी होती है, लेकिन पेशेंट को जब उसका फायदा मिलता है तब वो चीज़ समझ में आती है। ये दवा कहने के लिए तो कड़वी थी, लेकिन इसका जो दूरगामी परिणाम होता है वो बहुत सुखद होता है क्योंकि गवर्नमेंट शुरू से कहती आ रही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इससे बीजेपी के खिलाफ में मैं रहा उसी है पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो वो उसी धारणा को साथ में लेते हुए और जो किसानों की वो आय जो बढ़ाने का वो बोल रही थी शुरू से ही, उसने उसी पैटर्न पे काम किया। लेकिन चूंकि डॉक्टर की दवा कड़वी थी वो उसको पेशेंट झेल नहीं पाया, हजम नहीं कर पाया, उसके वो अगेंस्ट हो गए कि डॉक्टर बेकार है। तो ठीक है, फिलहाल गवर्नमेंट अभी बैकफुट पे, अगर सत्ता में कभी आती है तो उसको लागू करने का प्रयास। आइए आप बताएं, कृषि कानून इसके लिए लाभ देगा? कृषि कानूनों के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए उसमें आम जनता के साथ साथ किसानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ और अंततः ये कृषि कानून वापस ले लिए गए। यदि इनको वापस लेना ही था तो इतने नुकसान के बाद वो भी एक आम जनता के किसानों के ये क्यों लिए गए? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, करनी नहीं चाहिए और जो प्रभावित पक्ष है उसको उसकी भरपाई करनी चाहिए, ये सरकार को सोचना चाहिए। हाँ जी, आप बताएं, 3 नए कृषि कानून वापस लेना बीजेपी के पक्ष में है या खिलाफ? अब चूंकि जिस तरीके से एक वर्ग लगातार उसका विरोध कर रहा था, अब चूंकि ये वापस लिए जा चुके हैं तो अब मुझे नहीं लगता कि इन कानूनों का विरोध करने वाले या समर्थन करने वाले लोगों को बीजेपी को इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। हाँ जी, आप बताएं, पक्ष में रहे या खिलाफ में रहे? कहने का मतलब ये है जो सरकार ने वापस ले लिए हैं तो उन पर सवाल नहीं होना चाहिए, फिर भी उनके हित में ये जो 3 कानून जो वापस लिए गए सरकार के द्वारा, इसका सरकार को लाभ मिलना भी चाहिए। हाँ ये बताएं, फ्री अनाज, LPG, मकान जैसे बीजेपी दे रही है वो सबके विश्वास में पास हुई या फेल सरकार? देखिए, पार्टियां कभी भी अपनी जेब से नहीं देती, वो नाम जरूर अपना करती हैं लेकिन सब निकलता पब्लिक की जेब से। पब्लिक की, बिल्कुल। बाकी हाँ ठीक है, गरीबों का इन्होंने शोषण नहीं किया और उनको लाभार्थी के रूप में अनाज तो दिया ही है, लेकिन LPG वगैरह ये सब केवल अपना नाम बनाने के लिए है, बाकी और कुछ नहीं। हाँ जी, आप बताएं, फ्री अनाज, LPG, मकान जो बीजेपी दे रही है वो उसके विश्वास से पास हुई है या नहीं? सरकार जो ये रियायत दे रही है, जो फ्री दे रही है, उससे हालांकि फौरी तौर पर तो जो गरीब लोग हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय रोजगार पर ज़्यादा ध्यान दे, तो उनका आय बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दे, तो शायद उसे इस तरह की फ्री की स्कीमों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद सेल्फ डिपेंड रहेंगे और अपने आप ये चीज़ ले सकेंगे। हाँ जी, आप बताएं, बीजेपी सबके विश्वास से पास हुई है या फेल इन सब चीज़ों को देखा? पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो निश्चित रूप से बीजेपी का कार्यकाल काफ़ी सफल रहा है और इस दौरान जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना काल रहा है 2-3 साल से लगातार, तो इन सब से निजात पा करके जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ है तो यही कहा जाएगा कि इस पे काबू पा करके कार्यकाल सफल ही रहा है। हाँ जी, आप बताएं। जी, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5 वर्ष का मौका मिलता है सेवा करने के लिए, राज्य की सेवा करने के लिए मात्र 5 वर्ष मिलते हैं, और जिसमें ये कोरोना नाम की जो बीमारी आई है 3 साल तो इसी ने खराब कर दिए। तो मैं चाहता हूं कि दोबारा से मौका मिलना चाहिए योगी जी को, और ये तो जनता है, सब देख रही है, सब जान रही है, इसमें हम इससे ज़्यादा। एक लास्ट क्वेश्चन है कि राजनीति से हटकर अगर बात करें तो सबसे बेहतर और मजबूत प्रत्याशी आपको कौन लगता है छाता क्षेत्र में? सबके अपनी अपनी राय है, जनता का जो विश्वास जीतेगा वो प्रत्याशी मेरी नज़र में महान है, चाहे वो चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हो, तेजपाल जी हो,
और बाकी अपनी अपनी सबकी कार्यशैली है। जनता उनको चुन के लेके आती है, इसलिए वो जनता का ध्यान रखें। हाँ जी, आप बताएं, सबसे महत्वपूर्ण मजबूत और बेहतर प्रत्याशी। प्रत्याशी तो वही मजबूत है, जनता के हित की बात करेगा। लेकिन जैसा कि चुनावी माहौल है और दिख भी रहा है कि दोनों ही प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर है, तो देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। अभी तो 10 तारीख को पता चलेगा। हाँ जी, आप बताएं, आपकी नज़र में सबसे मजबूत और बेहतर प्रत्याशी कौन? छाता क्षेत्र के दोनों प्रत्याशियों पर नज़र डाला जाए तो पहले से काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं और जनता का प्रेम हमेशा उनको मिलता रहा है। जैसा कि देखने में आया कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यहाँ पे जो उम्मीदवार है हर बार बदल जाता है जीत करके। लेकिन देखते हैं इस बार योगी जी का जादू चलता है या उम्मीदवार की निजी प्रतिष्ठा काम करती है, देखने वाली बात ये है। ये आपकी नज़र में बताएं, सबसे बेहतर और मजबूत प्रत्याशी। देखिए, दोनों ही हमारे इस क्षेत्र के मजबूत खंभ हैं। आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, आदरणीय तेजपाल जी, और काफ़ी समय से इन्होंने समय समय पर जब भी सत्ता में आए हैं विकास भी किया है। और मैं चाहता हूं कि इस बार जो पलड़ा भारी है वो दोनों का ही है। और क्योंकि जनता है, ये जनता के मूड की नहीं कह सकते, ये तो आने वाली 10 तारीख को ही पता चलेगा। ये थी जनता के मन की बात। और देखते रहिए, हमने कुछ सवाल इनसे पूछे, इनके अपनी समझ से इन्होंने बहुत ही बेहतर जवाब दिए। और अब देखते हैं कि आने वाली 10 तारीख को क्या होता है। आप जुड़े रहिए हमसे पब्लिक वाइब्स पर।